एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का भी पेपर आपको भी पता है कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला। आपके लिए आज से 20 दिन के आसपास टाइम बचा हुआ। तो 20 दिन में आपके लिए क्या मास्टर प्लान हो सकता है, कौन कौन सी गलती नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और कौन कौन से टॉपिक को आपको अभी पढ़ाई करना चाहिए जिसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा आपके टेक्नीशियन वाले एग्जाम में। तो आज हम लोग उसी सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं और आप ये लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने नंबर आने चाहिए, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि एलपी का पेपर में सब लोग धराशायी हो गए हैं। तो अब आप लोग उस तरह की गलती नहीं करनी है जो ऐसे कि एलपी वालों में लोगों ने गलती की है। और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी अभी मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो देख रहा था बहुत सारे लोग 20 दिन का वो लेके आ रहे हैं, कोर्स लेके आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं कि मतलब 20 दिन की कोर्स लेके आ रहे हैं कि मेरे 20 दिन का कोर्स पढ़ लो और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यार मतलब मैं ये नहीं समझ पाता कि टीचर लोगों को हो क्या जाता है कि मतलब इतना दिन कोई नहीं पढ़ेगा और 20 दिन में उनका कोर्स कर लेने से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एकदम सब बेवकूफ़ी वाली बात है। इस तरीके के पता नहीं लोग क्या सोच के करते, लड़कों को क्या बेवकूफ़ समझ लेते हैं क्या कि मतलब 20 दिन में आओ, 20 दिन में क्रैक करके चले जाओ, बाकी 3 से 4 साल 2 साल से जो मेहनत कर रहा है वो सब बेवकूफ़ है। फिर इसका मतलब इनके हिसाब से अब 20 दिन पहले कोर्स शुरू कर रहे हैं। मतलब अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जाने दो। तुमको क्या करना है, तुम लोगों को मैं सुनो, आज के बाद से किसी भी कोर्स को खरीदने उड़ने के चक्कर में मत फंसना। जो भी ये सब झांसा देते हैं सब बेकार है, सब फिजूल की बातें हैं। तुम्हारा पैसा खराब हो जाएगा और स्टूडेंट के पास पैसा होता ही नहीं है भाई। अगर हम 100 रुपया 150 रुपया मांग देना तो उनके पास इतना भी रुपया नहीं होता है। समझ रहे हो यार। हम लोग बहुत बड़ी फैमिली से नहीं आते हैं, हम लोग बहुत राजाओं के खानदान से नहीं आते, बहुत नॉर्मल फैमिली से उठ के आते हैं। और मुझे भी पता है कि जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा रुपया नहीं हुआ करते थे। जब मैं भी पढ़ता था ना तब मेरे पास भी बहुत ज़्यादा रुपया नहीं हुआ करता था। तो मैं ट्रेन में तो विदाउट टिकट चला करता था, बिना टिकट के रहता था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन सब झांसों में नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है वो सारी टूर टॉपिक मैं आपको फ्री में सजेस्ट तो कर ही रहा हूँ यार, फ्री में गाइडेंस तो कर ही रहा हूँ। फिर उन लोगों के चक्कर में यार ऐसा नहीं है कि वो लोग ले जाके कोर्स में आपको ऐसा कुछ घुट्टी पिला देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना आपको, ये आपके पास सारा चीज़ प्रोवाइड है, अभी तक आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, उसी को रिवीजन करना। और कैसे रिवीजन करना वो आज मैं बता देता हूँ, और लास्ट में कितना आपको टारगेट लेकर चलना है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक इमेजिन चलना चाहिए कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अभी तक आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया। तो देख लीजिए उसमें से कौन कौन से सिलेबस आपके बच गए हैं। सिलेबस की पीडीएफ तो आपके पास होगी, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे, नहीं निकाले होंगे तो लिख तो लिए ही होंगे। तो सिलेबस एक बार अपना रिव्यू कर लीजिए कि क्या सिलेबस का कोई टॉपिक में छोड़ तो नहीं दिया हूँ। जैसे कि मैथ में देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, रेलगाड़ी वाले सवाल, नाव वाले सवाल, पानी टंकी वाले क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज वाले सवाल, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन। देखो डेसिमल फ्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा फ्रैक्शन देख लेना। डेसिमल बॉड मास रूल को थोड़ा सीख लेना, ये सवाल आएगा 100% आएगा, ठीक है। औसत पे सीख लेना, एज रिलैक्सेशन, मेंसुरेशन पढ़ लेना, मेंसुरेशन 2D 3D दोनों का फार्मूला, बेसिक फार्मूला बहुत हार्ड नहीं आएगा, बेसिक फार्मूले पे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपने एलपी में भी दिया होगा तो एलपी में पता चलेगा कि कैसे सवाल आते हैं। तो इस सिलेबस को अच्छे से एक बार थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा पढ़ लेना, बस इतना ही पढ़ना है मैथ के। इसको आप ख़त्म कर लेना, और नहीं खत्म किया तो देखो कौन कौन से टॉपिक खत्म हुआ, बस इसको पढ़ लेना है यार। समझ रहे हो आप इसको, बेसिक कंसेप्ट आपको देखो बहुत हार्ड नहीं आते, बेसिक कंसेप्ट का सवाल आते हैं तो उसको आप लोग अच्छे से एक बार ख़त्म कर दो, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, आप रीजनिंग की तरफ जाना है। तो रीजनिंग में भी देखोगे कि तो ब्लड रिलेशन के सवाल आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, पजल के सवाल आ रहे हैं, उसके बाद से सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है। तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल देखो इस पर जब एग्जाम में आएगा ना तो इसको सबसे लास्ट में करना है, शुरू में मत करने की कोशिश करना है। इसका कहाँ करना है, सबसे लास्ट में जाना, क्योंकि आपको भी पता है सीटिंग अरेंजमेंट टाइम फंसा रहा है, पजल टाइम फंसा रहा है। तो इसको हम स्किप कर दो। जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे तो मान लेते हैं 100 में से 8 क्वेश्चन आएंगे, तो 8 क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में ले जाया करेंगे, शुरू में नहीं करने वाले। तो पजल के सवाल को और सीटिंग अरेंजमेंट को लास्ट में ले जाएंगे। बाकी अल्फ़ाबेट आप पढ़ लीजिए, वेन डायग्राम पढ़ लीजिए, सेलोलिज्म पढ़ लीजिए, कथन निष्कर्ष पढ़ लीजिए, पूर्व धारणा आता है पूर्व धारणा पढ़ लीजिए, फिगर सीरीज पढ़ लीजिए, और डाइस पढ़ लीजिए, क्यूब पढ़ लीजिए, क्लॉक पढ़ लीजिए, कैलेंडर पढ़ लीजिए। ये सारे जो सिलेबस में यार कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। अभी आपके पास 20 दिन टाइम है तो उसको रिवीजन थोड़ा सा कर लो, फटाफट रिवीजन कर लो, ठीक है। जब इसको ख़त्म कर लोगे तो फिर साइंस की तरफ जाओगे। तो साइंस में फिर वही चीज़ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में वही पढ़ना, ऑप्टिक्स पढ़ लेना, साउंड पढ़ना है, ठीक है, साउंड पढ़ लेना, प्रकाशिकी पढ़ लेना, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ लेना, स्पीड चाल पढ़ लेना, द्रव्यमान भार गणना। तो ये सब तो जानते ही होगे, इसमें बताने की हमको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। साइंस एक तरीके से ख़त्म कर लेना फिजिक्स का।
फिर केमिस्ट्री में जाना तो अम्ल क्षार पढ़ लेना और सारणी पढ़ लेना, ठीक है। अम्ल क्षार लवण सारणी परमाणु क्रमांक वाले जो चैप्टर है वो पढ़ लेना। उसके बाद से संयोजन वियोजन प्रक्रिया पढ़ लेना। ये 4 चैप्टर आपको वहाँ से केमिस्ट्री से पढ़ना है। बायोलॉजी में जाओगे तो पादप कोशिका पढ़ना है। पादप कोशिका को जब पढ़ लोगे तो वो क्या करना है, आपको रोग पढ़ना है। मानव रोग में वर्गीकरण पढ़ लेना है। तंत्र जो 9 तंत्र होते हैं ना, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, स्वांगीकरण तंत्र, तो इन सारे तंत्रों को खत्म कर लेना। फिर उत्तक पढ़ लेना, अरेखित केतक, उत्तक, अरेखित, रेखित और संयोजी उत्तक। उत्तक को अच्छे से थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना। हृदय के बारे में थोड़ा सा जानकारी अच्छे से ले लेना। ब्लड के बारे में लेकर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये सारी चीज़ों पढ़ लेना। उसके बाद असत्य फल और सत्य फल का एक जो चैप्टर है उसको आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी कहाँ तक, सारी चीज़ें आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। लिखने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं सारी चीज़ बताते जा रहा हूँ, आप लोग बस सुनते जाओ बस। उसके बाद से आप जाओगे कहाँ पे, करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर में देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ मैं नहीं बताता हूँ आपको पढ़ने के लिए, बार बार मैं बोलता हूँ कि 10 नंबर का आएगा तो 10 नंबर से में आपको क्या करना है कि आपको स्पोर्ट्स पढ़ना है, खेल पढ़ लेना है। विंबलडन टेनिस, जो भी टेनिस होता है ना, टेनिस जानते हैं ना, 4 गेम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और एक और होता है ओपन, फ्रेंच ओपन। इन 4 ओपन को आपको याद कर लेना, कौन विजेता बना महिला और फीमेल में, ठीक है। क्रिकेटरों पुरस्कार पद्मश्री जो मिला है, पद्म भूषण मिला है, नोबेल पुरस्कार को याद करना रहा, उसके बाद भारत रत्न याद कर लेना, ठीक है। ये देखो ब्रांड एम्बेसडर थोड़ा सा पढ़ लेना। ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा कंप्लीट कर लो। और 3 महीने पिछले 3 महीने करंट अफेयर, स्पीडी करंट अफेयर जो भी है उससे आप लोग खत्म कर लेना, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दिया, आपको पढ़ना क्या। अब इसको चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब आपके जो मैथ के जो सवाल हैं, देखो एकदम मास्टर प्लान है। अब आपको गलती नहीं करना है। अगर यहाँ से भी गलती कर दिए ना भाई तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर मुझे मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था। तो मैथ हो गया, मैथ के बाद से साइंस, साइंस के बाद से रीजनिंग, उसके बाद लास्ट में जीके या करंट अफेयर। तो इस वाले पोर्शन को तो हटा ही दो, जीके तुमको पढ़ना ही नहीं, अभी तक जितना जो पढ़े हो वो उतना ही पढ़ना, ठीक है। मैथ में देखोगे तो मैथ का 25 क्वेश्चन आएगा। साइंस का पढ़ोगे तो साइंस का 40 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग में देखोगे तो रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आएगा। और करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन आने वाला है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 में से आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो प्रॉपर एक मास्टर प्लान आपको ये रखना है कि हमको किसी भी हर हाल में, अगर आप पीसीएम कैटेगरी में हैं तब तो आपकी कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है, आपको ज़्यादा जानी है। तो आप पीसीएम कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप यदि पीसीएम कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 80 प्लस टारगेट रखना है कि हमको 80 प्लस टारगेट आना चाहिए। अब 80 प्लस का मतलब ये होता है भाई कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन से लाओ, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो आप नॉर्मलाइजेशन से 80 को पार कर दो, या आपके पेपर एकदम सिंपल है, मतलब इजी जानते हैं इजी को शिफ्ट होता है, अगर इजी शिफ्ट है तो वह भी आप 80 से पार कर जाओ किसी भी तरीके से। मतलब मेरे कहने का मतलब अगर पीसीएम कैटेगरी का आप स्टूडेंट है तो 80 से ऊपर आपको लाना है। क्योंकि देखिए इस बार आपकी जो भर्ती है मात्र वो कितनी है, 1400 है। कितनी है, 1400, जबकि पिछली बार 5600 थी। पिछली बार कितनी भर्ती थी, टोटल 5600 वैकेंसी थी। पिछली बार 5600 वैकेंसी थी और इस बार 1400 वैकेंसी है। तो पिछली बार की ही कट ऑफ 80 गई थी, लेकिन इस बार भी चूंकि देख रहे होंगे आप, पीछे बार एलपी का देखेंगे, इस बार एलपी देखेंगे तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलता, पेपर में ही अंतर आ जाता है। तो आप भी कोशिश करिएगा कि चाहे जिस भी तरीके से लाए। हम कह रहे हैं आप 70 नंबर रा मार्क लाते हैं और 10 नंबर आप क्या होता है, 10 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, तभी भी आपके लिए बेनिफिट है। और हम कहते हैं आपका जी शिफ्ट आ गया तो किसी भी तरीके से आपको 80 से ऊपर लेके आने की कोशिश करना है। और कैसे लाएंगे वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। चूँकि आप पीसीएम कैंडिडेट हैं, पीसीएम में तो आपके मैथ और रीजनिंग तो भाई आनी ही चाहिए। रीजनिंग और मैथ में 50 में 50 अटैम्प्ट लेना ही लेना है, चाहे जो, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा भाई, क्योंकि एक ही स्टेज का एग्जाम है और एक ही स्टेज में ऐसी गलतियां नहीं होंगी कि भाई हमको 1400 लड़कों को सेलेक्ट करना है पीसीएम में तो 1400 लड़के पूरे ऑल इंडिया से तो मिल ही जाएंगे। चाहे आप रीजनिंग सॉल्व करो या ना करो, दूसरा तो सॉल्व करके सिलेक्शन ले ही लेगा, ठीक है। उसके बाद से साइंस अगर 40 क्वेश्चन का है तो 35 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आपको 45 क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए यहाँ से और यहाँ से, ये पीसीएम वाले को बता रहा हूँ, टेक्नीशियन वाले की अभी बात करूँगा। तो 25 और 25 50 हो गया, 50 में से आपको 45 नंबर लाने हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा तो आपको यहाँ से 35 लाने हैं। तो सोच लीजिए कितना हो गया, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। यानी कि अगर आप मैथ और रीजनिंग मिला के 45 क्वेश्चन कर लेते हैं सही,
और साइंस में से अगर 35 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 80 पार हो जाएंगे। ठीक है, अब ये निर्भर करता है, देखिए जीके वाली बात है तो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, आप कितना नंबर ला पाते हैं, इसमें मेरा कोई वो नहीं चलता है। ये तो तुक्का वाली बात है, 10 में से आप कभी 5 भी सही कर सकते हैं, कभी 4 भी सही कर सकते हैं, कभी 6 भी कर सकते हैं। तो ये मैं छोड़ देता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप करंट अफेयर जो बताया उतना पढ़िएगा। मेरा बस इस पर चलता है, तो मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि आप लोग इसमें 80 से अच्छे स्कोर करिएगा। हम कह रहे हैं कि अगर इसमें से अगर 75 लाएंगे तो आपको इसमें से 5 और लाना होगा, तो 80 किसी भी तरीके से हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप 80 किसी भी तरीके से लेके आइएगा, चाहे जैसे लेके आइएगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि अगर आपकी नौकरी चाह पानी है तो आपको इस तरीके का मेहनत करना ही पड़ेगा, इतने हार्ड लेवल की मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि 80 तो लानी ही लानी है। अगर 70 नंबर ला रहे हो तो दुआ करो कि तुम्हारा शिफ्ट सबसे क्या हो, हार्ड हो। हार्ड शिफ्ट होगा तो 70 नंबर पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन थर्ड में हैं, टेक्नीशियन थर्ड का मतलब क्या है कि ITI आपने किया हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रीशियन से, फीटर से, वेल्डर से, टर्नर से, मैकेनिस्ट से, ठीक है, RAC से किया हुआ, डीजल मैकेनिक से किया हुआ, किसी भी ट्रेड में, एक मशीन टूल जो होता है महाराष्ट्र में चलती है, मशीन टूल से किया हुआ है, किसी भी तरीके से अगर आपने ब्लैक स्मिथ हो गया, क्रेजवैगन हो गया, बहुत सारे हैं, आपको भी 40 कैटेगरी है टेक्नीशियन में। तो चूंकि इसकी जो कट ऑफ डिसाइड होगी ना, वो कैटेगरी वाइज डिसाइड होने वाली है। ठीक है, PCM वालों का तो फिक्स है, इसमें कैटेगरी वाइज डिसाइड होना, तो हो सकता है ना कि थोड़ा सा ऊपर नीचे किसी पोस्ट की ज़्यादा चली जाए, किसी पोस्ट की कम चली जाए। अब जिसमें इलेक्ट्रीशियन इन्वॉल्व है उसकी कट ऑफ हाई जाएगी, जिसमें फिटर इन्वॉल्व है उसकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। समझ रहे हो चीज़ों को, जैसे वेल्डर है, वेल्डर वालों की कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो उसी प्रकार से देखेंगे टर्नर वगैरह का, इनकी भी कट ऑफ हाई जाने वाली है। ठीक है, वेल्डर टर्नर लगभग सेम ही हो जाते हैं। तो जिसमें फिटर हो गया, ये इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, तो इन जिसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं ना, उनकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बड़े, तो उस पोस्ट की कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन फिर भी मैं अप्रॉक्स कितना लेके चलूँ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि अब आपको क्या करना, अधिक से अधिक टाइम क्या करना, रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, जो भी आप स्टूडेंट है टेक्नीशियन वाले, आप लोग भाई आप लोग अधिक से अधिक क्या करिए कि रिवीजन पे फोकस करिए। ठीक है, रिवीजन अधिक से अधिक टाइम करना है, नया कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, नया चीज़ नहीं खरीदना है, केवल रिवीजन करना है। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि अगर आप ITI की स्टूडेंट हैं, अगर जो भी ITI किए हुए स्टूडेंट हैं, तो हम मानते हैं कि इनकी अगर, चूँकि ITI वाले स्टूडेंट आपको पता ही कि एन एवरेज लो कैटेगरी में आते हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती है, जब तक वो CGL की तैयारी नहीं कर रहे हो या SSC की तैयारी ना कर रहे हो। केवल अगर आपने ITI किया हुआ नौकरी के, तो आपको भी पता है कि आपकी लेवल क्या रहती है, तो आपको कैसे सिलेक्शन पाना, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात मैथ आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 25 में से रेलवे के इस बार कैटेगरी के हिसाब से देखते हुए आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है। 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट लेना है, 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर दोगे कोई भी बड़ी बात नहीं है। रीजनिंग का लेवल देखते हुए रीजनिंग में हालत ख़राब हो ही रही है सबको, आपको भी पता है। तो रीजनिंग में से भी 25-20 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट लेने हैं, उससे ज़्यादा की कोशिश नहीं करना है। हम तो कह रहे हैं कि इसमें आपको मात्र 15 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट, अगर रीजनिंग अगर हार्ड आती है तो 15 क्वेश्चन की तरफ ही सोचना है, क्योंकि LP के पेपर को देखते हुए रीजनिंग बहुत टफ आ रही है। तो रीजनिंग बाद में करेंगे, हो सकता है आप बाद में छोड़ भी सकते हैं, तो 15 क्वेश्चन तो आप अटैम्प्ट ले ही लीजिएगा अच्छे से। साइंस की बात करें तो 40 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 40 में से अगर आप एन एवरेज स्टूडेंट है, मान लेते हैं आपको बहुत अच्छी तैयारी नहीं है, तो भी आपको 30 क्वेश्चन पे जाना ही जाना चाहिए। 30 से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ छोड़ ही दोगे तो सिलेक्शन किस बात का होगा। तो 40 में से 30 क्वेश्चन एक ऐसे स्टूडेंट की मैं बता रहा हूँ जो कि न तो बहुत ज़्यादा टॉपर है, न बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि सिलेक्शन बेसिक और बीच वालों लेवल का ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो तो देखो कितना हो जाता है, 30, 20, 50 और 15, 65। अगर आप 65 क्वेश्चन आप ला देते हो टेक्नीशियन थर्ड में, चूँकि मैंने यहाँ पे 10 नंबर आपका छोड़ रखा है, अब 10 नंबर में आपकी काबिलियत के ऊपर है कि 10 में से आप कितना ला सकते हैं, इसके बारे में मेरा भी कोई भी कुछ नहीं है। और आप ये भी सोचिए 25 में से आप ऐसा तो है नहीं कि 15 ही कर पाएंगे, 15 से 20 भी जाएंगे आप। साइंस 40 में 2-4 क्वेश्चन बढ़ाएंगे, तो कुल मिला जुला के यही है कि आप कोशिश करिएगा 65 प्लस अटैम्प्ट लेने का। 65 प्लस अटैम्प्ट कैसे लेना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बिना मेहनत करने वाले को कुछ मिलता भी नहीं है, ये भी आपको पता है। अब एक स्किप टेक्निक होती है, अब स्किप टेक्निक का मतलब क्या है, अब
अगर आपने स्किप टेक्निक नहीं सीखी, स्किप करने का मतलब क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। अब 25 में से 15 क्वेश्चन मान लीजिए आपको करना है, ठीक है। टारगेट कैसे लोगे, 25 में से 15 छांटना है ना, तो छांटोगे कैसे। रीजनिंग मान लो कुछ किए नहीं आया, फिर अगला जाओ, फिर किए नहीं आया अगला जाओ, स्किप करते करते आपको करना क्या है कि 1 से लेके 100 तक आपको जब जाना है 90 मिनट में, टोटल जो आपका टाइम मिलेगा 90 मिनट, तो 1 से लेके 100 तक आप कोशिश करो 60 मिनट में चले जाने का। 1 से लेके 100 तक कोशिश करो कि 60 मिनट में चले जाओ, और 60 मिनट में कितना क्वेश्चन निपटा लो, कम से कम मैं बता रहा हूँ अगर 60 मिनट में तुमने 50 क्वेश्चन निपटा दिया, तुम सोच लो एकदम सिलेक्शन के पास पहुंच गए हो। बाकी बचेगा तुम्हारे पास 30 मिनट, 30 मिनट बचेगा, और 30 मिनट में तुम अगर मान लेते हैं कि 20 ही क्वेश्चन कर पाओगे, तभी भी 70 क्वेश्चन हो जाता है, और 70 प्लस हो जाता है, और एक एकदम गुड अटेम्प्ट में ये आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गुड अटेम्प्ट में। और तुम खुद सोचो इस 40 क्वेश्चन में तो आपको टाइम लगने ही नहीं है, क्योंकि ये साइंस के क्वेश्चन है, आपको आया तो आया नहीं तो नहीं आया। बस न्यूमेरिकल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसी के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप 25 क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, 25 क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, 50 और 5 साइंस का मिलेगा, यानी कि 55 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी सब तो आसानी से निपटा ही सकते हो ना भाई। तो मैंने आपको आसानी से बता दिया कि पहली अटेम्प्ट में स्किप करते हुए फटाफट। अच्छा पहली बार में आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लो, जितने सारी चीज़ें समझा रहा हूँ ना भाई एकदम ध्यान से सुन लो, नहीं तो लोग एलपी में गलती करके आए हैं और बाद में पछता रहे हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। पहली बार में उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जो 1 से लेकर 1.5 लाइन तक की हैं। पहली बार 1 से 100 तक जाना है, जिसके 1 से लेकर 1.5 लाइन में क्वेश्चन है, और जो ईजी हो जाएंगे और जो बिना कापी कलम के या कम से कम कापी कलम की जरूरत पड़ती है, उन्हीं क्वेश्चनों को 1 लाइन में पहली अटेम्प्ट में करना है। या तो आपको आता होगा, या तो थोड़ा सा कापी कलम का यूज करके कर लोगे तो पहली अटेम्प्ट में करना। नहीं तो अगर 2 लाइन का क्वेश्चन है या 3 लाइन का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चनों को क्या कर देना, छोड़ के आगे बढ़ जाना है। समझ गए, इसको क्या करना है, छोड़ के आगे आपको बढ़ जाना है, यहीं पे फंसना नहीं है। नहीं तो आपका होगा क्या कि 100 क्वेश्चन तक आप जा ही नहीं पाएंगे, 80 तक सिमट के रह जाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि चीज़ों को समझ पाए होंगे। 65 के ऊपर ही आपको अटेम्प्ट लेके आना है। मैं तो कहूँगा कि आप 70 प्लस अटेम्प्ट लेके चलिए, और गलती एकदम कम से कम करिएगा। ठीक है, गलती करने के चांस इसमें नहीं है। अगर 65 के आसपास तो आपकी कट ऑफ ही बनने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन और फिटर की कट ऑफ इतनी ही बनेगी 65 के आसपास। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि भाई अब ऐसा तो है नहीं कि आप 65 क्वेश्चन करके आओगे, 70 भी करके आओगे, 75 भी करके आओगे, 80 भी करके आने वाले कुछ स्टूडेंट हैं। समझ रहे हो चीज़ों को। लेकिन कोशिश करना कि 65 से कम आपके नंबर न आए कट पीट के। 65 से ऊपर अभी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप ये सोचो कि मैं इतने कम से कम चीज़ें बता रहा हूँ, आपका सारा टाइम बचा ही तो रहा हूँ। आप सारे टाइम बचा के 5 से 10 क्वेश्चन और ज़्यादा तो कर ही लोगे। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर के जितने भी स्टूडेंट हैं, वेल्डर के हो गए, टर्नर वाले हो गए, आप लोग 65 के ऊपर ही अपने नंबर लेके आने की कोशिश करिएगा। कट पीट के आपके 65 के आसपास आ जाएं किसी भी तरीके से। बाकी और जो ट्रेड है, जो कि इसमें ट्रेड वाइज कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी, पोस्ट वाइज डिसाइड होगी कि कौन से पोस्ट में ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। और पोस्ट वाइज 40 कैटेगरी तो 40 कट ऑफ भी लगेगी। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, ये सब की पोस्ट की कट ऑफ क्या हो जाने वाली, हाई जाने वाली। जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। आरएसी वालों की थोड़ी सी कम जाने वाली है। तो बहुत सारी पोस्टों की कम ही जाएगी। लेकिन जिन चीज़ का मैं बता रहा हूँ उनकी कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो 65 के आसपास आप बिल्कुल सेफ रहने वाले। इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर, टर्नर वगैरह 65 नंबर आप ला लेते हो ना, सबसे ज़्यादा कट ऑफ ही नहीं जाने वाली। 65 नंबर किसी भी तरीके से ला लेते हो ना भाई, आप अपनी चीज़ को एकदम सेफ मानोगे, एक नौकरी आपकी पक्की है। बाकी अगर कोई यूट्यूबर ज़्यादा बताता है तो आपको भी पता है कि एलएपी में जो ईएलपी का एग्जाम था उसमें भी लोगों ने 55 कट ऑफ बता दिया था, 75 में से 55, और आया हाल क्या है 36 तक आ गई है कट ऑफ। तो ऐसी गलती आपके साथ नहीं करना है। आप लोग इतना टारगेट लेके चलिए। आप जितना अच्छा कर पाते हैं वो आपकी हैबिट के ऊपर है, आपने गलती नहीं करनी है। तो ये सब आपकी काबिलियत के ऊपर है। ठीक है, और आज के बाद से साफ साफ मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन पर अधिक से अधिक फोकस करना है। मॉक टेस्ट जितना दे सकते हो मॉक टेस्ट दो, और रिवीजन अधिक से अधिक करो। ठीक है, मॉक टेस्ट जितना दे सकते हो उतना दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आशा करते हैं कि सारी चीज़ें मैंने समझाई आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।